कुछ ही देर में हम मैनेजमेंट से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इस समय तो एटलीस्ट हेवेल्स और लॉयड इलेक्ट्रिकल्स दोनों ही नुकसान में इस समय ट्रेड करते हुए। जय, निफ्टी बैंक पर आप इस सेटलमेंट तक क्या स्ट्रैटेजी रखेंगे? ये 20,500 के ऊपर टिका हुआ है, बट डेफिनेटली जो कन्विक्शन है वो थोड़ा सा टेस्ट तो हो रहा है, और इसकी ख़ास वजह ये है कि आज कोटक महिंद्रा और ICICI को अगर आप हटा दें, थोड़ा बहुत पॉजिटिव मूव है इन स्टॉक्स पर, तो ये 20,500 के नीचे बहुत इजीली ट्रेड कर रहा होता। क्या करेंगे आप निफ्टी बैंक पर? मेरे दोनों ही निफ्टी और निफ्टी बैंक, ये दोनों पर ये व्यू था कि प्रीवियस हाई एक बार जो रीसेंट हाईज बन रहे हैं, हाई टॉप्स हाई बॉटम, उसमें एक बार निकालते हुए दिखने मिलेंगे दोनों ही इंडेक्सेस। इनफैक्ट टारगेट मेरा था अराउंड 8900 निफ्टी पर, ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। बट येस, बैंक निफ्टी थोड़ा ओवरशूट हो गया हमारा टारगेट से भी, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीज़न ऑफ HDFC बैंक जो था कि FPI लिमिट बढ़ा दी थी, उसके कारण से थोड़ा ज़्यादा एक मोमेंटम देखने मिला। बट ऑन द फ्लिप साइड उसका एक अच्छा रेजिस्टेंस भी ऑन द अपसाइड अपर बोलिंगर बैंक, और मेरा ये मानना है मेरे कि ऑन द अपसाइड 21,000 ही बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस था बैंक निफ्टी का, साइकोलॉजिकली भी एंड टेक्निकली भी, बिकॉज उसका अपर बैंड कहीं ना कहीं उसके आसपास था, और वहीं से रिवर्सल उसके पहले ही देखने मिला है। सो आई थिंक मोर और लेस वी हैव सीन अ गुड अमाउंट ऑफ रैली इन दिस सीरीज। आई थिंक जिसके भी लॉन्ग पोजीशंस अगर अच्छी प्रॉफिट्स में हो तो उन्हें बुक कर लेना चाहिए डेफिनेटली, और फ्रेश पोजीशन अगर बनानी हो बैंक निफ्टी में फॉर फर्दर मोमेंटम में, दैट हैज़ टू बी अबाउट 21,000, कि उसके ऊपर और 400-500 पॉइंट की मूव देखने मिलेंगी टिल 21,400-500 लेवल्स पर। जब तक वो लेवल्स नहीं निकालते हैं, द थिंग कैन बी कि 20,800 से लेके 20,400-300 ये जो है इसी रेंज में बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहे। अगर 20,300 के नीचे जाता है देन वी विल डेफिनेटली सी अ रिवर्सल फ्रॉम अप टू डाउन, उसके बाद तो थोड़ा अच्छा खासा करेक्शन भी देखने मिल सकता है। बट ये स्टिल इट डजंट डू दैट, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन, आई थिंक ये 400-500 पॉइंट की रेंज में ट्रेडर्स विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन एंड गेट आउट। जी, एक बार टोरेंट फार्मा को देख लेते हैं। स्टॉक की ओपनिंग पॉजिटिव हुई है, और आज ब्रोकर रिपोर्ट में हमने देखा भी था, बैंक ऑफ अमेरिका मैरिल लिंच ने कवरेज इनिशिएट की है टोरेंट फार्मा पर विद अ बाय रिपोर्ट, और जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट किए हैं उन्होंने। 1760 या 1800 तक के टारगेट्स की बात करें, यानी इन लेवल से भी 40% तक का अपसाइड वो देख रहे हैं। ये अभिजीत, टेक्निकली आपका व्यू क्या है टोरेंट फार्मा पर? दीपाली, टोरेंट फार्मा का जो करंट लोज है, देयर इज नो डाउट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज क्लोज टू दैट 1200-1220। मल्टीपल टाइम्स फॉर मल्टीपल ईयर्स वी हैव सीन दैट ये लेवल टोरेंट फार्मा के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद प्रूफ हुआ है। इट इज़ गिवन अ शॉर्ट टर्म बाउंस बैक, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। द ओनली वरी दैट इज़ देयर इन द इमीडिएट एंड द लॉन्ग टर्म चार्ट्स इज ऊपर की तरफ देयर इज इमीडिएट रेजिस्टेंस क्लोज टू 1330-1350 के रेंज तक। बिफोर इट केम डाउन टू 1200 इट वाज विद इन अ रेंज, फिर रेंज ब्रेकडाउन देखने को मिला था। The confidence level from a technical analyst point of view comes when it goes above that 1330-1350 zone. Upsides open up, but the caveat to this entire picture is in case अगर 1200 टूट जाता है then the relative downsides is far more greater than the upsides. So from a short term point of view, yes, 2 दिन का move can extend further up. Important thing क्या ये sustain होता है कि नहीं। इस बीच अब देखिए, अब आइडिया के बाद भारती भी 0.25% ऊपर इस समय ट्रेड कर रहा है। 375 का लेवल भारती पर इस समय देखने को मिल रहा है। बाकी जो गेनर्स हैं इसमें TCS है, ग्रासिम है, ICICI बैंक है, जिस पर मजबूती देखने को मिल रही है। लेकिन टेलीकॉम में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि अभी ये M&A की सिर्फ शुरुआत है, लेकिन ये हो जाने के बाद भी, और जो 2 या 3 बड़े प्लेयर्स क्रिएट होंगे इस पूरे स्पेस में, उसके बाद भी जो सबसे बड़ी थ्रेट रहेगी वो रहेगी कि रिलायंस की तरफ से जो प्राइस वॉर फिलहाल चल रहा है या फिर टैरिफ वॉर चल रहा है, एक वो थमेगा कब, और वो थमने के बाद जब कभी वे एक्चुअली कस्टमर से चार्ज करना शुरू करेंगे, उसके बाद सिनारियो क्या होगा। सो आई थिंक ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्ले है गौरांग, एंड अभी के लिए इसमें मे बी कोई ट्रेडर चाहे तो खेल सकता है, क्योंकि M&A का ट्रिगर अपने आप में अच्छा लगता है मार्केट को या फिर बड़ा होता है। बट जहाँ तक इस पूरी इंडस्ट्री के फंडामेंटल्स के सवाल हैं, आई थिंक उसके लिए वाकई एक पेशेंट निवेशक बनना ज़रूरी होगा। पेशेंट इन्वेस्टर भी बनना पड़ेगा, और आपको अपनी जो हार्ट बीट है उस पर भी कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी खबरें उभर करके आएगी या फिर नतीजे आएंगे मीर, वो हमारे हिसाब से तो सकारात्मक सा रुझान तो बिल्कुल ही नहीं देंगे, ऊपर सा
थोड़ा बहुत निराश करेंगे, क्योंकि आप एक चीज़ देखिए, आपने वॉइस टैरिफ बिल्कुल वॉइस कॉल्स ऑलमोस्ट फ्री कर दिए हैं। डायरेक्ट डेटा के ऊपर आपने 50, 60, 70, 80% का डिस्काउंट दिया है, और वहाँ पर भी आपने कुछ ऑफ़र्स लेकर के आए हैं जहाँ पर फ्री सुविधाएं मिलती है आपको। ये जो प्रतिस्पर्धा रिलायंस जियो ने लेकर के आए हैं, इसलिए मैं इस लिहाज से ही जिक्र कर रहा था कि अगर आपका निवेश टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में है या फिर सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर सेक्टर में है, तो आपका नज़रिया 2-2.5 साल का होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको याद होगा जब सितंबर-अक्टूबर 2016 में रिलायंस जियो का लॉन्च हुआ था, तो भारतीय एयरटेल फिसल करके 280 के आसपास पहुंचा था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो, और आइडिया सेल्यूलर करीबन 50-60 के आसपास पहुंचा था। उस तरह से अगर आप रिकवरी देखें तो काफ़ी शानदार हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको और इजाफे की उम्मीद है तो बशर्ते आपका नज़रिया 2-2.5 साल का होना चाहिए, और इस दरमियान में जो नतीजा आएंगे उससे जो निराशा होगी उसको बर्दाश्त करने की क्षमता भी चाहिए। जी, एक बार कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा स्पेस के स्टॉक्स देख लेते हैं। कुछ शेयर्स हैं जहां पर विद वॉल्यूम्स बाइंग है। एक तो आरबी इंफ्रा जो कि स्ट्रेंथ लीड कर रहा है, करीब 4% ऊपर अभी दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। एक सीएनसी कंस्ट्रक्शंस है, साथ ही आप देखिए एचसीसी के स्टॉक को, यहाँ भी वॉल्यूम्स अच्छे हैं और स्टॉक करीब 4% ऊपर अब दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है। इनफैक्ट 4.5% ऊपर अब ट्रेड कर रहा है। सद्भाव इंफ्रा, सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट से कुछ और परफॉर्मर्स हैं। गौरांग, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में। लेकिन जय, ये इंफ्रा कंस्ट्रक्शन स्पेस के जिन स्टॉक्स की बात की गई है, इसमें स्पेशली एचसीसी और आईआरबी इंफ्रा दोनों पर क्या करना चाहिए अभी? आईआरबी इंफ्रा तो दीपाली में पहले से ही कहता हूँ कि अमॉन्ग द इंफ्रा स्पेस दिस हैज़ बीन वन ऑफ माय फेवरेट। और हालांकि ये स्टॉक लगभग 2-2.5 साल से कुछ खास मूव दिखा नहीं, एक रेंज में ही रहा है। ऑन द लोअर साइड करीबन 200-190 एक रेंज रहती थी, और थोड़ा अंडरशूट होके 175 तक भी जाते हुए नजर आया था ये स्टॉक, बिकॉज इन द पैनिक। एंड ऑन द अपसाइड 260-265 हैज ऑलवेज प्रूव टू बी ए क्रूशियल रेजिस्टेंस फॉर दिस स्टॉक। बट मेरा मानना दीपाली के जो प्रीवियस राइज इसकी थी ये रेंज के पहले 2-2.5 साल पहले a clear impulse move थी, and that is a 5-wave rising structure. So for the long term traders or investors I would say, ये रेंज में से जब भी ये स्टॉक का ब्रेकआउट आएगा, विच आई बिलीव कि आएगा ऑन द अपसाइड ओनली बिकॉज ऑफ द इम्पल्स मूव, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और दैट विल द रिटर्न्स विल बी मल्टीफोल्ड, लगभग 3 to 4 टाइम्स के रिटर्न्स देखने मिलेंगे वंस दिस स्टॉक प्रोवाइड ब्रेकआउट डिसिसिवली अबाउट 265-270। सो फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मैं यही कहूँगा कि काफ़ी अच्छा बुलिश सेटअप है ये स्टॉक में, और जब भी मौका मिले इसमें बाय करने का तो करें, बिकॉज वंस द ब्रेकआउट इज डन एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। एचसीसी में कोई ऐसी खास पैटर्न देखने मिली नहीं थी, और इनफैक्ट 44-45 का एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस है ये स्टॉक का। अगर वो निकालने में कामयाब रहता है ये स्टॉक अबाउट 44-45, देन वी कैन सी द स्टॉक रैलिंग अप टू 60 और सो। बट आई थिंक आईआरबी बेटर है कंपेयर टू एचसीसी। जी जय, शुक्रिया आपका शामिल होने के लिए शो में और अपने व्यूज सभी शेयर्स पर देने के लिए। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सुदीप बंदोपाध्याय हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं। सुदीप, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू जी बिजनेस। अभी इंडेक्स हालांकि हम देखें तो एक कंसोलिडेशन जोन में ही है, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन काफी ज्यादा है। कभी प्राइवेट बैंक्स में एक्शन होता है, कभी फार्मा शेयर्स में, और आज का दिन आईटी टेलीकॉम के लिए है। सबसे पहले इंडेक्स पर अभी आपका व्यू क्या है? अगले 15-20 सेशंस स्पेशली कैसे रह सकते हैं? देखिए, हम लोगों को लगता है कि इंडेक्स में बहुत ज़्यादा अपसाइड या डाउनसाइड दोनों ही नहीं है। इंडेक्स एक रेंज में रहेगा। यूपी जो स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स 11 मार्च को आने वाले हैं, वो विल इंश्योर देयर इज अ ब्रेकआउट आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन डाउनसाइड। तो वो लेवल वहाँ तक मार्केट साइडवेज मूवमेंट करेगा, और जैसे आप जिक्र कर रहे थे काउंटर स्पेसिफिक, इंडस्ट्री स्पेसिफिक मूवमेंट्स देखने को मिलेगा। रिजल्ट सीजन खत्म हो गया है, पर बाकी भी न्यूज़ फ्लो ड्रिवन मार्केट रहेगा। ग्लोबल कोई अगर ऐसा कोई न्यूज़ फ्लो आता है इन बिटवीन जिससे कि मार्केट को असर आ सकता है, वहाँ पे भी मूवमेंट देख सकते हैं। बट बाय एंड लार्ज आई थिंक स्टेट इलेक्शन रिजल्ट विल बी द नेक्स्ट ट्रिगर। बिल्कुल। अभिजीत, इस बीच आपका शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। वीके शर्मा भी हमारे साथ अब जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। शर्मा जी, मॉर्निंग टू यू। अभी इनफैक्ट सुदीप ने जो कहा, एंड आई थिंक ये अच्छा ही होगा मार्केट के लिए कि किसी तरफ ये रेंज के बाहर निकले, क्योंकि 11 मार्च तक तो एटलीस्ट ऐसा लग रहा है कि मार्केट दोनों ही तरफ कोई मोमेंटम प्लेयर को ज़्यादा ऑब्लाइज करने वाला है नहीं। सो वी आर लुकिंग एट 2 ट्रिगर्स। पहला होगा इलेक्शंस के नतीजे, दूसरा होगा मे बी जीएसटी रोल आउट, या फिर मे बी यूएस की तरफ से अगर कोई ट्रिगर आता है तो। बट अदरवाइज आई थिंक थोड़ा स्ट्रगलिंग फेज है मार्केट के लिए, स्पेशली मोमेंटम प्लेयर्स के लिए। मार्केट्स ने काफ़ी अच्छा किया है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि
जो क्यूज़ हैं एसेंशली, जैसे बंदोपाध्याय साहब ने बोला, इलेक्शन से, और जो ज़्यादा सस्टेन करेंगे वो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अमेरिका से आए हुए जो सिग्नल्स हैं। तो यहाँ पे किसी प्रकार से मार्केट को कोई बहुत अच्छे समाचार मिलने की आशाएं नहीं हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहना पड़ेगा कि काफ़ी कुछ जो नेगेटिव है वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, और मार्केट्स ने ये जो लेवल देखे हैं ये आशा के विपरीत देखे हैं। कोई बहुत ज़्यादा आशान्वित बाजार नहीं था। सभी लोग चिंतित थे कि जो डिमोनेटाइजेशन के बाद क्या फेस आएगा। तो मैं समझता हूँ और मैं कह रहा हूँ, और ये पहले भी आपके चैनल में बोला था कि यूपी के अंदर बीजेपी नहीं आएगी, ये ऑलरेडी पार्टी प्राइस्ड इन है। जो प्राइस्ड इन नहीं है वो ये कि क्या साझा सरकार बन सकती है, क्या खुद अपने लेवल पे आ सकते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे ख्याल से कहीं पे भी कोई ऐसा पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पार्शली पॉजिटिव हो, उसका असर बहुत ही सकारात्मक हो सकता है। नेगेटिव्स तो ऑलरेडी हैं, फिर भी एक लेवल देखने के लिए कहेंगे कि 8,840 के ऊपर जब तक सूचकांक निफ्टी का क्लोज नहीं देता है तब तक मेरे ख्याल से आप आंशिक तौर पे ट्रेडर बने रहिए या फिर प्रॉफिट बुक करके उन्हीं स्टॉक्स को नीचे लीजिए जो आपने ले रखा है। सस्टेन लेवल पे मेरे ख्याल से ऊपर की ओर जा पाना मुश्किल रहेगा इन जब तक ये डेट सामने से नहीं निकल जाती हैं तब तक। जी सुदीप, ये आईटी सेक्टर में काफ़ी कुछ हो रहा है। 4-5 महीने से हम बात कर रहे थे ट्रम्प पॉलिसीज़ की, जिसका ओवरहैंग हमने इस पूरे ही सेक्टर पर देखा है, और अब पिछले कुछ हफ्तों में कुछ और बज़ भी क्रिएट हुआ है। इन्फोसिस टसल को लेकर काफ़ी कुछ मोमेंटम दिखा है, और दूसरी तरफ अब टीसीएस का बायबैक माना ये भी जा रहा है कि अगर टीसीएस बायबैक की घोषणा करता है तो एक नया ट्रेंड आईटी में शुरू हो सकता है। लेकिन इन सब खबरों के बीच में, इन सब न्यूज़ फ्लो के बीच में आपका व्यू क्या है आईटी स्टॉक्स पर? क्या अभी आईटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए? जी देखिए, कुछ करीब 3-4 महीने से हम लोगों का व्यू आईटी पे कॉशसली पॉजिटिव रहा है। हम लोग ये बिलीव करते हैं कि जो यूएस में डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी, जिसको लेके बहुत कंसर्न है सारे मार्केट का, वहाँ पे इतना कुछ बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज के ऊपर नहीं आएगा। जो मोर इम्पॉर्टेंट आईटी क्षेत्र के लिए है वो ट्रेजेक्ट्री चेंज, जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहाँ से आईटी कंपनीज को नए बिजनेसेस की तरफ, जैसे कि मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल, क्लाउड, इस पे ध्यान देना पड़ेगा, और वो ट्रांजिशन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रंप के जो वीज़ा या जो H-1B वीज़ा वाले जो है उनके सैलरी लेवल, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि जो आईटी कंपनी के लिए मेक और ब्रेक स्थापित हो सकता है। जो मेक और ब्रेक स्थापित हो सकता है वो ट्रांजिशन टू न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यूअर वे ऑफ डिलीवरिंग सर्विसेज, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इंडियन आईटी कंपनीज जो दिग्गज कंपनीज हैं, कुछ छोटे मझोले कंपनीज भी ये ट्रांजिशन बहुत सही टाइम पे कर रहे हैं। हाँ, शायद और थोड़ा पहले करना चाहिए था, पर अभी ट्रांजिशन बहुत ज़बरदस्त हो रहा है। और जैसे आपने जिक्र किए, इन्फोसिस, टीसीएस, परसिस्टेंट सिस्टम्स और बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे ये ट्रांजिशन जोरों से चल रहा है। तो वी आर नॉट टू कंसर्न्ड ऑन दैट। जो बाईबैक का जिक्र आपने किया वो पॉजिटिव डेवलपमेंट है, हम लोग मानते हैं। एक जमाने में आईटी कंपनीज का 20% के आसपास इनका ऑन एन एवरेज ग्रोथ ईयर ऑन ईयर हो रहा था। उस माहौल में ज़्यादा कैश होल्ड करना कुछ मीनिंगफुल था, पर आज जब ग्रोथ 10 के नीचे आ गया है ऑन एन एवरेज, तब इतना बड़ा कैश बैलेंस शीट में होल्ड करने का कोई शायद मतलब नहीं होता है। इन्वेस्टर्स को कैश वापस करना बाईबैक के जरिए, डिविडेंड के जरिए, आई थिंक विल बी द राइट इन्वेस्टर फ्रेंडली स्ट्रैटेजी। अगर टीसीएस का बाईबैक हो जाता है तो हम लोग को लगता है कि इन्फोसिस और भी सारे दिग्गज कंपनीज पे दबाव आएगा बाईबैक करने के लिए। आई थिंक ओवरऑल इन्वेस्टर्स के लिए, मार्केट के लिए ये अच्छा डेवलपमेंट है। आईटी क्षेत्र में जरूर 1 साल के नज़रिया से खरीदारी की जा सकती है। हम लोगों को लगता है इस लेवल पे टीसीएस, इन्फोसिस दोनों में खरीदारी की जा सकती है। बिल्कुल।